आदाब। आज 11 नवंबर है और अभी तक हम ये देखने में आ रहा है हमारे कि अभी तक ट्रंप ने अपनी जो हार है वो कंसीड नहीं की है। तो उसमें कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसके अंदर उन्हें लगता है कि शायद वो जीत जाएं। हालांकि जैसा कि हम सुनते हैं कि साहब इलेक्शन 3 को था, तो अभी तक क्यों नहीं रिज़ल्ट आया। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि साहब जो है वो बड़ा थका हुआ सिस्टम है और हमारे यहाँ तो फ़ौरन आ जाता है, तो अमेरिका जैसी जो सुपर पावर है उसमें अभी तक रिज़ल्ट क्यों नहीं आया। तो आज हम बात करेंगे पहले कि आखिर इतने लोग जो हैं वो अमेरिका के इलेक्शन को क्यों फॉलो करते हैं और क्या ज़रूरत है, क्या उसका जो है वो असर है एक आम ग्लोबल सिटीज़न होने के नाते सारे मुल्कों के ऊपर। और अमेरिका की थोड़ी सी हिस्ट्री भी हम लोग जानने की कोशिश करेंगे, जो कि आप सब लोग जानते हैं, हम सब लोगों ने स्कूल्स में पढ़ी है। तो शुरुआत जो है वो ये की जाए कि साहब अमेरिका जैसे हमने सब ने पढ़ा है कि साहब वो कोलंबस ने ढूंढा था 1492 में, राइट। दरअसल 4 बार कोलंबस गए थे वहाँ। पहले बहामा में पहुँचे, उसके बाद उन्होंने 3 और ट्रिप लगाई, तो ऊपर नॉर्थ में यानी कि नॉर्थ अमेरिका की तरफ भी गए वो, और ज़्यादातर कैरेबियन जो आइलैंड्स हैं उसी के आसपास रहे। लेकिन बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि कोलंबस को ये नहीं मालूम था कि ये अमेरिका है। एक्चुअली उसके पीछे बड़ी दिलचस्प कहानी है, और कहानी ये है कि 1400 यानी कि 1492 1492 में एक्चुअली ये गए थे स्पेन की तरफ से। वो कैनरी आइलैंड स्पेन और पोर्चुगीज़ का वो है। तो हुआ ये था कि ये भी आपको मालूम है, आजकल बहुत सारे लोग अर्तुगरुल सीरियल देख रहे हैं, तो ये कि ऑटोमन एम्पायर जो था उसने द फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल वो हुआ था 1453 में। अच्छा, उससे पहले जो हम लोग सिल्क रोड की बात करते हैं, तो सिल्क रोड जो है ये बेसिकली एक था पैक्स मंगोलिया, एक तरीके की ट्रीटी, क्या एक अंडरस्टैंडिंग थी कि साहब वो मंगोल, आपको याद होगा कि मंगोल का जब हम जिक्र करते हैं तो चंगेज़ खान का भी करते हैं। तो और वॉल ऑफ चाइना जो कि बीसी से बनती हुई आई थी और आज भी काफ़ी मतलब उसकी कुछ टूट गई है और अच्छी खासी अभी भी उसके अवशेष बाकी हैं। तो ये सिल्क रोड के साथ साथ यानी कि ये वहाँ से चलता था मंगोलिया से, और यानी कि चाइना जो है आजकल, तो वहाँ से होता हुआ और ये यूरोप तक आता था। तो ये स्पाइस था, और चूँकि सिल्क वहाँ से आती थी और बहुत सारी चीज़ें जो है वो बिज़नेस उस ज़माने में ये लोग करते थे, तो लैंड से ही होती थी ये। और बल्कि ये कहा जाता था कि उस ज़माने में अगर मंगोलिया से और वहाँ तक कोई भी खातून अगर अपने सोने के लत्के भी जाती हैं तो उनको कोई छुएगा नहीं। मतलब बिज़नेस का बड़ा अच्छा सादा सूदा रास्ता था। और बल्कि चाइना वॉल जो बनाई गई थी वो इसलिए भी बनाई गई थी कि बाहर से आक्रमण को रोका जाए, और ये कि भाई लोगों से टैक्स भी लेते थे ये कि जो उस रूट पर जाते थे। अब वो आपने सिल्क रोड दोबारा से देखा है, चाइना और पड़ोसी मुल्क बना रहे हैं। बल्कि सिल्क रोड हिंदुस्तान में भी है, हो सकता है वो भी कभी डेवलप हो, चूँकि वो सारा बिज़नेस का रूट था। और हिंदुस्तान जो कि आजकल हिंदुस्तान जो हमारा है उसमें भी वो सिल्क रोड है। अब उसको देखा जाएगा आगे। तो बहरहाल हुआ ये कि जब मंगोल यानी कि ये बेसिकली कॉन्स्टेंटिनोपल जो था, जो आजकल इस्तांबुल है, जो यानी कि टर्की में है, तो इन्होंने जब 1453 में महमूद मोहम्मद सेकंड ने उसके ऊपर कब्ज़ा किया, और वो बेसिकली बाइजेंटाइन एम्पायर था। वो वहाँ की कैपिटल थी, और
आपको ये भी मालूम है कि ईस्टर्न बाइजेंटाइन, ईस्टर्न रोमन एम्पायर और वेस्टर्न रोमन एम्पायर, तो ये ईस्टर्न रोमन एम्पायर था एक तरीके से कैपिटल। तो फिर अब लोगों को लगा कि भाई ये रास्ता तो बंद हो गया, तो अब कैसे जाया जाए। अच्छा, उसमें ये बाद में लोग कहने लगे कि साहब वो जो है वो फ्लैट है, लेकिन ऐसा नहीं है। अर्थ फ्लैट का कंसेप्ट नहीं था, बल्कि प्लेटो से, जो कि थर्ड सेंचुरी में थे, बीसी में, थर्ड फोर्थ सेंचुरी में, आपको याद होगा कि हम लोग कहते हैं ना कि बहुत सुकरात बनते हो, तो प्लेटो के उस्ताद जो थे सुकरात थे, और एरिस्टोटल जिसे सब लोग जानते हैं, अरस्तु, वो प्लेटो के जो थे वो शागिर्द थे, उनके स्टूडेंट थे। एनीवेज, तो प्लेटो के ज़माने में उसके बाद थोड़ा सा आप देखें, एक ग्रीक एस्ट्रोनॉमर हुए हैं, आपने नाम सुना होगा ज़रूर। उनका नाम है एस्ट्रोस्थेनीस। एस्ट्रोस्थेनीस जो है वो उसके हैं, थर्ड सेंचुरी बीसी के। तो उन्होंने उस ज़माने में बता दिया था कि जो दुनिया है वो गोल है, मतलब वो स्फेरिकल है, और उसका जो सरकमफ्रेंस है उन्होंने नापा था। दो डिफरेंट जगह सूरज की रोशनी ऑब्जेक्ट्स पे पड़ रही थी, तो उन्होंने कैलकुलेशन किया कि इसका कितना मतलब पूरा सरकमफ्रेंस होगा। तो वो थर्ड सेंचुरी की बात है। फिर आपने देखा होगा फर्स्ट सेंचुरी में, मतलब इजिप्शियन अलेक्जेंड्रिया में टॉलमी थे, टॉलमी का भी यही था। उसके बाद सेवन सेंचुरी में एक यानी कि वो थे मॉन्क, इंग्लिश मॉन्क, जिनको हम लोग सेंट बीट कहते हैं, वो सेवन सेंचुरी में थे। उन्होंने किताब, बल्कि ट्रेटाइज है उनकी, उनका ये है कि एक्लियास्टिकल हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश पीपल। और फिर उन्होंने एक चूँकि ईस्टर मतलब का वक्त उन्हें वो मतलब मालूम होना होता था एडवांस में कि कब ईस्टर आएगा, मतलब चांद तारे देखकर। तो पहले के लोग एस्ट्रोनॉमर भी होते थे, और मतलब आजकल सुपर स्पेशलाइजेशन का ज़माना है, लेकिन पहले तो एस्ट्रोनॉमर भी होता था, मैथमेटिशियन भी होता था, फिजिसिस्ट भी होता था वही आदमी। और वही आदमी जो है मतलब ये कि मेडिसिन भी पढ़ता था। एनीवेज, और फिलॉसफी में तो होता ही था, पहले फिलॉसफी पढ़ाई जाती थी सबको। अब हो गया है कि बड़े वो क्या है, मतलब फिलॉसफी पढ़िए और पत्ते गिनिए। एनीवेज, तो हुआ ये कि हम लोग कहाँ थे कि ज़्यादा हम भटके ना, चलिए। तो यहाँ पर जो है स्फेरिकल था, मतलब कंसेप्ट। उसमें फिर एक जो थे वो आए आपके नाइन्थ सेंचुरी के, सबसे बड़े बगदाद के एस्ट्रोनॉमर थे। उनका नाम था अबुल अब्बास अल अल्फरनास, नो नॉट अल्फरनास, मैं देखिए मेरे जहन से निकल रहा है। अ, उनके नाम पर एक क्रेटर भी है, मतलब चांद पर जब लोग गए तो उन्होंने लूनर क्रेटर का नाम उनके नाम पर रखा। शुरू का नाम याद आ रहा है। एनीवेज, तो वो उन्होंने कैलकुलेशन किया था कि इसका कितना है। उसको बाद में कॉपरनिकस ने भी उनके जो डायमेंशन, उनका कैलकुलेशन था, वो भी उन्होंने इस्तेमाल किया। तो यहाँ पर हालांकि जो कोलंबस थे वो थे इटालियन। आजकल इटली के लोगों के बारे में आप सुनते ही हैं, कैसी कैसी बातें होती हैं। लेकिन इटली जो था वो एक ज़माने से रोमन एम्पायर का मतलब पार्ट था। ग्रीक के बाद इटालियन यानी कि रोमन एम्पायर आया। तो बहरहाल ये थे। तो यहाँ आकर इन्होंने जो है वो स्पेन में, यानी कि 1492 से थोड़ा पहले, बल्कि उस ज़माने में स्पेन में एक लास्ट यानी निस उसका मतलब रूल था, लास्ट यानी कि मिडिल ईस्ट और मुस्लिम्स का रूल था, वो था गरनाडा में। तो उसको जीतने के बाद पहले ये जाते थे उनके पास, उसका नाम था देखिए किंग ऑफ एरागॉन था, उसका नाम था फर्डिनेंड। और उसकी बीवी का नाम था, वो थी क्वीन कैस्टीन, क्वीन ऑफ कैस्टीन, इज़ाबेला नाम था।
तो बहरहाल ये जाते थे और कहते थे कि भाई देखिए, मैं इधर से रास्ता जो है वो दुनिया गोल है, तो मैं ऐसे घूम कर यानी कि पैसिफिक ओशन यानी कि अटलांटिक क्रॉस करूँगा, और उसके बाद जो है वो पैसिफिक होता हुआ इधर इंडिया आ जाऊँगा। तो उनके कोर्ट में लोग थे, उन्होंने कहा नहीं, ये पॉसिबल नहीं है और बहुत दूर है, और कैसे जा पाओगे, और इतना राशन कैसे लेके जाओगे। खैर वो कहते थे कि देखो, ऐसा है कि मेरी डील ये रहेगी कि जो भी मैं जगह जीतूँगा उसका मुझे गवर्नर बनाओगे, और उसमें 10% मुझे रेवेन्यू दोगे, और वगैरह वगैरह। लेकिन 92 में बहरहाल उनसे कहा कि ठीक है, तुम चले जाओ। 3 शिप लेकर वो गए बहुत सारे लोगों को, और उन्होंने ये समझा। प्रॉब्लम ये हुई कि वो जो हम बात कर रहे थे, अबुल अब्बास, जो इराक़ के वो जो थे एस्ट्रोनॉमर, जिनका कॉपरनिकस ने भी इस्तेमाल किया है, अल्फरगानी ऐसी कोई नाम है। तो वो उन्होंने जो डिस्टेंस लिखा था वो था माइल्स में। तो वहाँ पर जो माइल्स थे, यानी कि चूंकि तो रोमन थे, इन्होंने समझा कि रोमन माइल्स है। रोमन माइल्स में तकरीबन जो है वो 4800 समथिंग फीट होते हैं। जो अरबिक माइल था उसके अंदर जो थे वो 7091 मतलब फीट थे। आजकल जो हम इस्तेमाल करते हैं उसके अंदर एक माइल में 5280 फीट होते हैं। एनीवेज, तो उससे उनका जो है वो डिस्टेंस बहुत कम आया, है ना। अब वो जब वहाँ पहुँचे तो उनका मुझे मिल गया, और बहुत सारे स्लेव्स और पैसा वैसा और ये सब कुछ लेकर आए। 2-3 बार में जब वो गए तो उसमें बाद में ये भी है कि उन्होंने देखा किसी को कि वो पहने हुए हैं सोना होना, तो उन्हें पकड़ लिया होगा आगे, जो है वो तुम मुझे लेके चलो जहाँ सोने की खाने हैं। बहरहाल वो एक अलग टॉपिक है। अभी हम बात कर रहे हैं अमेरिका की। लेकिन आप ये देखिए कि जब वो आए तो उन्होंने कहा इंडिया। उन्होंने कभी कहा ही नहीं कि ये न्यू वर्ल्ड जो है वो इंडिया नहीं है, यही कहते रहे। उधर जो है एक और डाइस नाम के एक साहब थे जिन्होंने ये कहा, वो भी उसके थे रोमन, यानी कि एक्सप्लोरर थे, नेविगेटर थे, और वो भी मतलब सेलर थे उस ज़माने में। पहले एयर पावर तो थी नहीं, ये सारी जहाँ इसके मतलब समंदर के ऊपर पावर थी। तो वो जो दूसरा रास्ता तलाश रहे थे, वो कह रहे थे जब ये वाला बंद हो गया है सिल्क रोड वाला, तो हम नीचे से जाएंगे। आपने देखा है कि वो मतलब अफ्रीका का जो बिल्कुल नीचे का टिप है, तो वहाँ वो गए भी। वो गए 1488 में गालिबन, उससे पहले गए। तो उन्होंने वो केप, आपने सुना होगा, केप ऑफ होप नाम है बिल्कुल। हालांकि वो बिल्कुल टिप नहीं है, उससे 150 में ऑगिल है, ऑगिलस, तो वो टिप है। लेकिन बहरहाल वहाँ तक पहुँचे वो, जहाँ पर पैसिफिक और अटलांटिक ओशन जो है वो अलग अलग होता है। तो वहाँ से घूम के उनका इरादा था। लेकिन उसमें उन्हीं के जो थे एक और थे, अमेरिगो वेस वेस्पची नाम था शायद, हाँ, अमेरिगो वेस्पची। वो भी गए यहाँ, मतलब उन्होंने न्यू वर्ल्ड तलाश किया। और जो अमेरिका का नाम है वो अमेरिगो के ही नाम पर है। हालांकि कुछ कहते हैं कि थोड़ा सा भाई साहब कुछ फ्रॉड भी थे, इन्होंने पहले क्लेम करने के लिए कुछ एक आध कहानी भी बनाई कि मैं गया था। लेकिन बहरहाल वो अमेरिका उन्हीं के नाम पर गया, 2-3 बार वो भी गए। एनीवेज, अब ये सिलसिला जो था वो हम बात कर रहे हैं ये 1500 तक की। अच्छा, फिर जब रास्ता मिल गया तो स्पेन और फ्रांस और ये सब लोग जाने लगे वहाँ पर। और वहाँ के जो नेटिव इंडियंस थे, जो यानी कि जिनको रेड इंडियंस भी कहते हैं, अमेरिका के जो असली बाशिंदे थे, उनको उन्होंने एक तरफ कर दिया, मिडलैंड में कर दिया। और जो ये आप देख रहे हैं कि जो एरिया है ये न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी और जॉर्जिया और वर्जीनिया पहली कॉलोनी, यहाँ 13 कॉलोनीज़ अंग्रेज़ों की थी, है ना। जैसे कि उन्होंने बाद में इंडिया में आए, हम लोग तो सब जानते हैं कि मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी आई और कैसे उन्होंने वो किया।
तो वहाँ वो कॉलोनी थी, 13 कॉलोनीज़ थी। वो थी आपके ईस्ट में और पूरा नॉर्थ से लेके साउथ तक, यानी कि फ्लोरिडा से बस थोड़ा सा ऊपर। अब उसके अंदर ये हुआ कि एक बॉस्टन मैसेकर हुआ। अच्छा, ये प्रॉब्लम जो वहाँ भी शुरू हुई वो टैक्सेशन को लेकर हुई। वो कहा कि साहब नो टैक्स, अगर हमारा कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है, हमारा तो कोई रिप्रेजेंटेशन है, हमसे टैक्स लेते हो। एक आपने सुना होगा बॉस्टन मैसेकर हुआ, उसके अंदर कुछ जो थे लोग, वो पुलिस जो भी उस ज़माने की थी, ब्रिटिश सोल्जर्स उनको चढ़ा रहे थे, उन्होंने गोली चला दी, 4-5 लोग मर गए। पहले से भी वो आपस में कॉलोनीज़ कर रहे थे, इकट्ठा हो रहे थे कि इनसे छुट्टी मिले। उधर जो थे वो स्पेनिश और फ्रेंच लगे हुए थे, उन्हें सपोर्ट कर रहे थे कि तुम इनसे अलग हो जाओ। उसके बाद जो है वो 1770 की बात है, बॉस्टन मैसेकर। उसके बाद 1773 में जो है वो बॉस्टन टी पार्टी हुई। तो वो चाय यहाँ से बगैर टैक्स वाली भेजते थे, बहुत सारी चाय इकट्ठा हो गई थी इंग्लैंड में, तो उन्होंने कहा कि जो है वो वहाँ चली जाएगी, ये कहीं और से मंगाते थे। तो बहरहाल उसमें एहतजाज हुआ और एक तरीके का वो फ्रीडम स्ट्रगल का ही पार्ट था कि पूरा जितनी भी चाय पूरी थी सब समंदर में फेंक दी थी। बॉस्टन टी पार्टी के नाम से वो जाना जाता है। खैर ये सब हो रहा था 70 यानी कि 1776 1773 में, 1770 में। अच्छा, उसी वक्त जब आप देखें तो हिंदुस्तान में भी इनकी कॉलोनी मतलब शुरू हो गई थी। जो हमारा जो बैटल ऑफ प्लासी था वो आपको याद है कि वो 1757 में था, जिसके अंदर सिराजुद्दौला थे, और उसमें वो जो इनफेमस नाम है मीर जाफ़र का, मीर जाफ़र हम आज भी कहते हैं कि इन्होंने, उसके अंदर एक मीर मदन भी थे, उसमें एक जो थे वज़ीर माखन लाल, या वो भी, ये लोग कमांडर थे बहरहाल। तो कोई ये लेफ़्ट वाले जो विंग था उसको संभाल रहे थे। फ्रंट में जो थे मीर मदन थे, और एक नाम जहन से निकल रहा है, माखन लाल या ऐसे ही थे उनका। तो उन्होंने मतलब गद्दारी कर दी, और यानी तकरीबन 60-70 हज़ार की फ़ौज थी, यानी कि इंडियन, और उसमें फ़्रेंच भी साथ थे, चूँकि मतलब इधर जो थे वो अंग्रेज़ों से लड़ रहे थे। ये मतलब बैटल ऑफ प्लासी में आपको याद होगा वो कर्नल रॉबर्ट क्लाइव स्कूल्स में पढ़ा है हम लोगों ने, और बल्कि उसे पता नहीं क्यों क्लाइव ऑफ इंडिया भी कहते हैं, हालांकि इंडिया से उसका क्या वास्ता। एनीवेज, तो अ, वो हारे। तो वो 57 की बात है। उसके बाद देखिए दोबारा 17 उसके बाद मेन बैटल हुआ बक्सर का, है ना, वो 1764 में था। 1764 में जो बैटल था ये उसी ज़माने में वहाँ पर प्रॉब्लम शुरू हो गई थी अमेरिका में, तो यहाँ पर उन्होंने ठिया जमाना शुरू कर दिया था, ठीक है। अच्छा, इसमें फ्रांसीसी जो थे वो हमारे साथ लड़ते थे इनके ख़िलाफ़, है ना। अब जो है वो जो बैटल ऑफ बक्सर था उसमें आपको याद होगा कि शुजाउद्दौला थे, जो कि नवाब थे अवध के, नवाब ऑफ बंगाल उनका नाम था, देखिए मीर कासिम, और शाह आलम सेकंड दिल्ली में थे उस ज़माने में। तो एक राजा ऑफ नाम देखिए जहन से निकल रहा है, काशी, राजा ऑफ काशी भी थे इधर। तो उसमें हारे, तो वहाँ पर उन्होंने अपनी जड़ें इधर जमा ली, उधर से उनका बोरिया बिस्तर ख़त्म होने लगा। चूँकि वो जो था इंडिपेंडेंस वॉर, यानी कि अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जो था वो 1773 में, यानी कि शुरू होकर तकरीबन 83 तक चला। इन्होंने फिर अपना इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दिया। वॉशिंगटन कमांडर थे, इनके अंडर में वॉर हो रहा था, और यानी कि वॉर का मतलब वो इंडिपेंडेंस की तहरीक चल रही थी, और उधर फ्रेंच और स्पेनिश इन लोगों ने भी मदद की। तो ये जो है 1776 में फ्रीडम मिल गई, है ना। तो इंडिपेंडेंट उसके बाद इन्होंने अपना कॉन्स्टिट्यूशन लिखना शुरू किया फिलाडेल्फिया में,
उसके बाद 89 में 1789 में वॉशिंगटन पहले अमेरिका के वो बने। 4 जुलाई 1789 या एग्जैक्टली को वॉशिंगटन जो थे जॉर्ज वॉशिंगटन वो उसके वो बने। वो 2 साल वो किया, उसके बाद कहा कि नहीं भाई 4 साल का टर्म था, उन्होंने कहा कि अब मैं नहीं करूँगा, किसी और को लेकर आओ। तो खैर वो प्रेसिडेंसी फिर चलती रही। पहले ये होता था कि जो 1 नंबर पे आता था वो प्रेसिडेंट बन जाता था, दूसरे नंबर पे जो आता था वो वाइस प्रेसिडेंट बन जाता था, अलग अलग वो नहीं होते थे। अच्छा, इनका जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो थोड़ा सा अलग है। अब हमें ये समझना पड़ेगा कि आखिर हम लोग क्यों इंटरेस्टेड रहते हैं। पहली बात तो ये कि भाई सुपर पावर है वो, 20 ट्रिलियन की उसकी जीडीपी है अमेरिका की आजकल, है ना। और बाकी जो सेकंड नंबर पे है चाइना, वो 14 पर आता है। अभी ये ब्रेग्जिट हो गया, नहीं तो ये जो था ये यूरोपियन यूनियन, इसका भी 14 ट्रिलियन डॉलर था। उसके बाद जापान और ये आते हैं, और हम लोग जो हैं वो करीब 3 के आसपास आते हैं। हालांकि हमारी पॉपुलेशन 1.3336 है, बल्कि 1.36 बिलियन लोग हैं हम लोग, और उनकी आबादी जो है वो हमसे 1/4 है। वो 330 मिलियन है, यानी कि 1000 मिलियन होते हैं ना बिलियन में, तो हम लोग हैं 1.36 बिलियन और इनकी 1/4 है। और इकॉनमी आप देखें, जीडीपी, तो कहाँ 20, कहाँ हमारी जो है वो 3। हमारा इरादा वो है, ये स्लोगन भी है कि हम जो है कुछ साल में $5 ट्रिलियन की इकॉनमी की तरफ जा रहे हैं। जल्दी हो, अच्छी बात है। अगर आप ऐसे कंपेयर करके देखें तो हम लोगों की जो पर कैपिटा इनकम है नॉमिनल रेट पर, वो तकरीबन 2000 के आसपास आती है। आजकल थोड़ा सा और कम हो गई है, कोरोना वगैरह की वजह से हर जगह ही कमी हुई है। हमारी $2000 पर ईयर है, यानी हर आदमी को अगर आप देखें जो पैसे 1 साल में होते हैं जीडीपी। अमेरिका की 60,000 है ना, तो कितना फ़र्क है। एनीवेज, तो अब बात ये आती है कि चूँकि ये हर किसी को धमकाते भी हैं भाई, और सुलह भी कराते हैं जिस कंट्री में चाहते हैं। आप देखें इससे पहले मतलब 10-15 साल कैसे पूरा, मतलब जो वेस्ट एशिया है ये, इसमें किस तरीके से हर कंट्री में वॉर्स हुए, और जहाँ चाहते हैं सुलह कराते हैं। इसलिए हर मुल्क चाहता है कि इनसे बना के रखें, अपने ताल्लुकात अच्छे रखें, है ना। और फिर ये कि ये भी चाहते हैं हम लोग कि भाई हमारे जो व्यापारिक संबंध हैं वो अच्छे हों इनसे, जिससे कि हम भी उनका फ़ायदा, हम भी अपना एक्सपोर्ट करें और वहाँ से कुछ इन्वेस्टमेंट आए, तो हमें भी ताल्लुकात अच्छे बना के रखने में फ़ायदा है। और फिर आप जानते हैं ये नोबेल लॉरिएट्स वगैरह जितनी दवाएँ वहाँ ज़्यादातर बनती हैं, अच्छी यूनिवर्सिटीज़ ज़्यादातर वहाँ हैं। 100 में आप देखिए उनकी कितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं, रिसर्च कितनी वहाँ पर होती हैं। उसके अलावा दुनिया के जो मतलब डिफेंस के जितने हथियार हैं वो बनाते हैं सारे, और रशिया भी बनाता है, लेकिन ये कि लोग उनसे ख़रीदते हैं। हम लोगों ने राफ़ेल ख़रीदा है फ्रांस से, फ्रांस भी बनाता है, लेकिन उनकी कोई टक्कर नहीं है। तो ये कि वो सुलह भी कराते हैं और अपने जो सामरिक जो हथियार हैं उनको बेचने के लिए भी अपना बंदोबस्त करते हैं। तो इसलिए, और फिर हमारे यहाँ से बहुत सारे जो एनआरआईज़ हैं वो अमेरिका जाते हैं, स्टूडेंट जाना चाहते हैं, और फिर क्यों ना जाए। आजकल तो ग्लोबल मतलब दुनिया एक मतलब एक गांव की तरह है, ग्लोबल विलेज है, जिसको जहाँ मौका लगे पढ़ने जाए, सेटल होने जाए, रहने जाए। और तो इसलिए मतलब अमेरिका के प्रेसिडेंट का महत्व है, क्योंकि वो बहुत पावरफुल आदमी होता है। हमारे यहाँ जो है हिंदुस्तान में, जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो उसके तहत हम पार्लियामेंट्री यानी कि सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है हमारे यहाँ। हमारे यहाँ प्राइम मिनिस्टर जो होता है वो इम्पॉर्टेंट, यानी कि एग्जीक्यूटिव हेड एक तरीके का होता है। नॉमिनल हेड हमारे यहाँ जो है वो प्रेसिडेंट है, लेकिन प्रेसिडेंट कोई भी काम बग़ैर मंत्रिपरिषद के, जो मंत्रिमंडल की सलाह
कि नहीं करता है ना। ये हमारे यहाँ का सिस्टम है जो हम लोगों ने सबने स्कूल्स में पढ़ा है कि जो है ये सिस्टम हमने उससे लिया है, इंग्लैंड से। हमारे यहाँ लोकसभा का स्पीकर होता है, ये भी इंग्लैंड से लिया है हमने। पार्लियामेंट्री सिस्टम लिया है, इंग्लैंड से लिया है। उसके अलावा अमेरिका से, जैसे कि इलेक्टोरल कॉलेज जिसके ऊपर हम लोग बात करेंगे अभी, वो सिस्टम जो है वो हमने अमेरिका से लिया है। उसके अलावा हमारे यहाँ जुडिशरी इंडिपेंडेंट है, वो भी हमने अमेरिका से लिया है। स्टेट्स और फेडरल के अलग अलग पावर्स हैं, वो अलग अलग कानून साजी का वो है, वो भी हमने वहीं से लिया है। हमारे यहाँ दो तीन चीज़ें होती हैं, एक तो स्टेट लिस्ट होती है जिसमें स्टेट कानून बनाता है। उसके अलावा फेडरल लिस्ट होती है जिसके अंदर सेंटर कानून बनाता है। उसके बाद जो है वो अभी आपने सुना होगा जो अभी जो कृषि वाला जो बिल पास हुआ है, उसमें कुछ लोग कह रहे हैं कि ये सब्जेक्ट जो है ये स्टेट का है, ये सेंटर का नहीं। बहरहाल वो एक अलग डिबेट है। उसके अलावा एक होती है कॉन्करेंट लिंट, ये हमने ऑस्ट्रेलिया के उससे ली है। फ्रेंच से हमने इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी और फ्रीडम की बात जो है वो वहाँ से ली है। बहरहाल तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बहुत लंबा है। अच्छा, हमारा रिटन है जैसे अमेरिका का है, लेकिन अमेरिका का बहुत छोटा है, 7 आर्टिकल हैं सिर्फ, लेकिन एक एक आर्टिकल बहुत बड़ा है। एक प्रीएम्बल है जैसे हमारे यहाँ है, हमारे यहाँ भी एक प्रीएम्बल है, और लेकिन हमारे यहाँ 470 आर्टिकल्स हैं। इनके यहाँ जो है अमेरिका में इतनी जल्दी संविधान संशोधन नहीं होता है, लेकिन हमारे यहाँ अमेंडमेंट्स होते रहते हैं। मतलब अच्छी बात है, मतलब इतना फ्लेक्सिबिलिटी होना चाहिए, ये एक अच्छी चीज़ है। और जैसे ज़रूरत पड़े उसके हिसाब से ये पार्लियामेंट को पावर है कि वो संविधान में संशोधन करे, बस उसकी स्पिरिट को ना छुए, जो कि मतलब एक अलग टॉपिक है। तो जैसे कि हमारे यहाँ 104 संशोधन हो चुके हैं। अभी जो लास्ट में हुआ है वो हुआ है एससी और एसटी को 70 की बजाय अब 80 साल तक, एक 10 साल और लोकसभा और स्टेट असेंबलीज़ में रिजर्वेशन का हुआ है। और जो एंग्लो इंडियन है उनका ख़त्म किया है स्टेट असेंबलीज़ में और मतलब पार्लियामेंट में जो रिजर्वेशन था। ये हमारा लास्ट संशोधन है, जनवरी 2020 में हुआ है। और जनवरी में ही हमारा कानून ये जो है संविधान लागू हुआ था। मतलब 26 जनवरी 1950 को हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं, रिपब्लिक डे। तो यानी कि हम लोगों ने 70 साल में 104 किए, उन्होंने कितने किए? उनके यहाँ 27 अमेंडमेंट हुए हैं सिर्फ। और जो लास्ट वाला अमेंडमेंट था वो बड़ा इंटरेस्टिंग, बड़ा लंबा पेचीदा है, ये बड़ा एक कहानी है इसमें, इसलिए मैं बता रहा हूँ। हालांकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, अभी हमें उधर भी जाना है। तो यानी कि जैसे अभी बात हुई कि 1789 को वो पहली बार उस कॉन्स्टिट्यूशन से अमेरिका में जो थे वो बने प्रेसिडेंट, जॉर्ज वॉशिंगटन, फाउंडिंग फादर माने जाते हैं भाई। और वो जो हैं, और फिर उसके बाद यानी कि अब्राहम लिंकन का बहुत ही ज़्यादा वो है, वो अभी मैं बाद में हम लोग बाद में बात करेंगे उनकी थोड़ी सी। तो उस ज़माने में एक बिल्स ऑफ राइट्स था जिसमें 12 बिल्स थे, 10 पास हो गए थे और वो रेटिफाई कर दिए गए थे। उसमें से एक रह गया था, शायद दो रह गए थे, उसमें 10 हो गए थे तो दो रह गए थे। उसमें से एक बिल जो था, अभी एक यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास में 1992 की बात है, एक यानी कि कॉलेज स्टूडेंट था, उसने अपने एग्ज़ाम में यानी कि गवर्नमेंट के पेपर में एक सब्जेक्ट था गवर्नमेंट, उसमें उसने लिखा कि वो जो 1789 में जो रेटिफाई नहीं हुआ था वो अभी भी हो सकता है। तो प्रोफेसर साहब को अजीब सा लगा, उन्होंने आम से मार्क्स दे दिए, लेकिन उसे अच्छा नहीं लगा स्टूडेंट को। उसने सब जगह जाकर वो किया कि उसको कंपेन चलाई, और वो रेटिफाई हुआ, 1992 में रेटिफाई हुआ। वो था क्या कि जो पार्लियामेंटेरियन है उनके यहाँ कांग्रेस कहा जाता है, हमारे यहाँ पार्लियामेंट कहा जाता है, मैं अभी उसी पर आ रहा हूँ। तो उन्होंने जो है वो यानी कि उनके यहाँ कांग्रेस है, उनके यहाँ 2 हाउसेस हैं। तो उनमें यह है कि जो भी कांग्रेस के मेंबर्स हैं, जो पार्लियामेंट कह लीजिए उसके मेंबर्स हैं, वो अपनी तनख्वाहें खुद नहीं बढ़ाएंगे, अगले टर्म में बनेंगे। अगर बढ़ाना है तो अगले वाले की बढ़ेगी। तो ये इसका वो था। तो उनके यहाँ बड़ा मुश्किल है। खैर, अब हम 100 ईयर्स थोड़ा सा बात चलते हैं।
अगले जो इम्पोर्टेंट यानी कि प्रेसिडेंट थे वो अब्राहम लिंकन थे, है ना। हम लोगों ने सब ने पढ़ा है कि कैसे वो एक लॉग हाउस में पैदा हुए और वगैरह रहे, और फिर उन्होंने स्लेवरी एबोल्यूशन किया। तो 1960 में उन्होंने कहा था कि अगर मैं जीतूंगा, रिपब्लिकन थे वो, और अगर मैं जीतूंगा तो फिर मैं स्लेवरी को ख़त्म कर दूंगा, दास प्रथा को ख़त्म कर दूंगा। ज़्यादातर ब्लैक्स थे, तो वो जीत गए। उसके बाद उन्होंने ख़त्म कर दिया। लेकिन जो नीचे के जो स्टेट्स थे साउथ वाले, जहाँ ज़्यादातर खेती किसानी मतलब होती थी और फार्म में ये लोग ज़्यादा होते थे, यानी कि आप देखिए कि टेक्सास है, एलेबामा है, ये नीचे के जो राज्य थे 7 थे, टेक्सास, एलेबामा, शायद जॉर्जिया भी था उसमें, और यानी कि ये 7 राज्य थे, शायद पेंसिल्वेनिया भी था। इन लोगों ने जो है वो कहा कि हम जो है वो अलग हो जाते हैं। तो ये एक 7 राज्यों का कन्फेडरेशन इन्होंने बनाया। जब इन्होंने ये बनाया तो फिर उसमें सिविल वॉर हुआ, और वो यानी कि 61 से लेकर 65 को वो वॉर ख़त्म हुआ, ये लोग हार गए। उसमें जो कमांडर था वो एक ली नाम था, रॉबर्ट ली उसका कमांडर था। बल्कि अभी जो ब्लैक लाइफ मूवमेंट हुआ उसमें काफ़ी उनकी जो मूर्तियाँ लगी थी, जो मतलब स्टैचूज़ हैं, उसको उनका हटाओ, और ये तो दास प्रथा को मतलब बढ़ावा दे रहे थे और वगैरह वगैरह। तो वो अब्राहम लिंकन जो थे वो उस ज़माने में थे। तो उसके बाद ये हुआ कि वो वॉर ख़त्म हो गया, उन्होंने जीत लिया और वो उसमें मिल गए, सरेंडर कर दिया उन्होंने। जो कि कॉन्फेडरेशन थे 7, और फिर और भी मिला लिए थे उन्होंने, 11 हो गए थे बाद में। सब साउथ के थे ये स्टेट्स। अब जब ख़त्म हो गया तो उसके शायद 6 या 8 दिन बाद ही एक ड्रामा हो रहा था, उसमें अब्राहम लिंकन गए हुए थे। शायद उस ड्रामे का नाम था माई अमेरिकन कज़िन शायद। तो उसमें एक एक्टर था, वो अपने बॉक्स में गया और उसने उसे उनको जो है वो उनका असैसिनेशन कर दिया। उसके बाद उनके जो वाइस प्रेसिडेंट थे वो हो गए, मतलब प्रेसिडेंट। हाँ, इसके अंदर एक चीज़ बड़ी इम्पॉर्टेंट है कि अमेरिकन प्रेसिडेंट क्यों इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि एक बार अगर इलेक्शन हो गया तो फिर हो गया 4 साल तक छुट्टी। अब ये नहीं कि अगर वो रिज़ाइन कर दे या कुछ डेथ हो जाए या इनकैपेसिट हो जाए, मतलब काम करने के लायक ना रहे, बीमारी कोई ऐसी हो जाए, तो ये नहीं कि दोबारा इलेक्शन करा दो। हमारे यहाँ जो है वो ऐसा सिस्टम है कि अगर प्रेसिडेंट रिज़ाइन कर देते हैं या इम्पीचमेंट हो जाता है, कोई भी वजह हो, तो फिर वाइस प्रेसिडेंट चार्ज ले लेता है, फिर एक्टिंग वो रहते हैं, उसके बाद 6 महीने में इलेक्शन हो जाता है। उनके यहाँ नहीं है, उनके यहाँ 4 साल तक वही रहेगा। बल्कि 19 सेंचुरी में 1800 समथिंग में 9th प्रेसिडेंट थे, नाम मैं उनका भूल रहा हूँ, वो 31 दिन में उनकी मौत हो गई निमोनिया और उससे टाइफाइड से। तो उनके जो वाइस प्रेसिडेंट थे उनका नाम जॉन टेलर था, 10वें प्रेसिडेंट थे वो, तो वो प्रेसिडेंट हो गए। अच्छा, उसमें एक चीज़ ये है इंटरेस्टिंग कि कितनी बार इनके यहाँ हो सकता है, पहले कोई उसकी लिमिट नहीं थी। हुआ ये कि अब आ जाइए थोड़ा और आगे, 1933 में आपको मालूम है कि ग्रेट डिप्रेशन था, पूरी वर्ल्ड में मंदी छाई हुई थी, और उस ज़माने में फ्रैंकलिन रोजवेल्ट हैं, FDR बने। तो उसके बाद मंदी थी, तो उनसे लोगों का आप दोबारा हो जाइए, तो दोबारा हो गए। फिर वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, तो उनसे कहा कि आप दोबारा हो जाइए, तो उन्होंने कहा अच्छा मैं हो जाता हूँ खड़ा, तो फिर जीत गए वो। अब वो 45 में वर्ल्ड वॉर चल ही रहा था, तो वो फिर से इलेक्शन आ गया, तो उनके आप फिर हो जाइए, तो वो चौथी बार खड़े हो गए, फिर जीत गए, FDR, है ना। तो वो 1933 से चौथी बार जब जीते तो उनका फिर देहांत हो गया, मतलब वो डेथ हो गई। तो फिर उनके जो वाइस प्रेसिडेंट थे
वो यानी कि उनका नाम था ट्रूमैन। ट्रूमैन, यस, ट्रूमैन। ट्रूमैन प्रेसिडेंट हो गए। और देखिए कितना इम्पोर्टेंट होता है वाइस प्रेसिडेंट की पोजीशन, बिल्कुल प्रेसिडेंट जैसा होता है। ट्रूमैन जब वो हुए तो ही वॉज द पर्सन, ये प्रेसिडेंट थे कि दुनिया में पहली बार उन्होंने न्यूक्लियर वेपन को ऑथोराइज़ किया। किसने ऑथोराइज़ किया? ट्रूमैन ने। ट्रूमैन प्रेसिडेंट थे, जो कि वाइस प्रेसिडेंट थे, बाद में प्रेसिडेंट हो गए। उन्होंने हिरोशिमा और नागासाकी पर जो है बम गिरवाया था, आपको याद है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, हिरोशिमा और नागासाकी। तो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है वाइस प्रेसिडेंट भी। अब हम थोड़ा सा यानी कि बात करते हैं कि ये बड़ा कन्फ्यूजन लगता है कि टेलीविज़न पे देखिए तो सेनेटर की बात हो रही है, कभी गवर्नर की बात हो रही है, कभी जो है वो प्रेसिडेंट की बात हो रही है, इलेक्टर्स की बात हो रही है, तो है क्या? तो अभी जो पोजीशन है वो जो अभी 50 स्टेट्स हैं अमेरिका में, है ना, लास्ट में अलास्का और ये हवाई शामिल हुए हैं। अलास्का बल्कि बिल्कुल कनाडा के बाद है, वो भी उसकी एक कहानी है। वो रशा बेच रहा था तो उन्होंने ख़रीद लिया, शायद $75,000 का ख़रीदा। तो 75 या 700 कुछ ऐसे ही फिगर है, मतलब बहुत कम है, $75,000 या ऐसी कुछ था। अब वहाँ पर सोना वोना निकलता है, वो इम्पोर्टेंट है। और बल्कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में वहाँ से कार्रवाई कर रहे थे वो, उधर जापान की तरह अलास्का से। तो वो उन्होंने 19वीं सेंचुरी में ही ख़रीद लिया था। हालांकि बीच में वो फ्रेंच कॉलोनी थी, ये फ्रेंच थे, कैनेडियन। इन्होंने क्यों नहीं ख़रीदा? क्योंकि रशिया की फ्रेंच से नहीं बन रही थी, उन्होंने कहा इन्हें नहीं बेचेंगे, तुम्हें ख़रीदना है तो ख़रीद लो। एनीवेज, टू कट शॉर्ट, 50 स्टेट्स हैं उसमें, इसीलिए 50, उसके अंदर आपने देखा होगा अमेरिका के झंडे में 50 स्टार हैं, हर स्टार एक स्टेट को रिप्रेजेंट करता है। अभी कुछ और टेरिटरीज़ हैं जो कि बिल्कुल जैसे अटलांटिक ओशन में है, कुछ पैसिफिक में है, जैसे कि पोर्टोरिको है, गुआम है ना। ये कह रहे हैं हमें भी मतलब स्टेट का दर्जा दो। चूँकि स्टेट का अगर दर्जा नहीं है तो आप प्रेसिडेंट इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। सिर्फ एक ऐसी जगह है, वॉशिंगटन डीसी। अच्छा, दो वॉशिंगटन है, डोंट गेट कंफ्यूज। एक तो वॉशिंगटन जो है वो यानी कि वेस्ट में बिल्कुल ऊपर वाला स्टेट है अमेरिका का, वॉशिंगटन वो स्टेट है। लेकिन इधर आप देखेंगे यानी कि ईस्ट की तरफ, ये जहाँ पर आपका न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी और ये जॉर्जिया और ये, यहाँ पर एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है, उसको कहते हैं वॉशिंगटन। वॉशिंगटन उनके प्रेसिडेंट के नाम पर, और डीसी डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, कोलंबिया कोलंबस के नाम पर डीसी है वो। तो वो स्टेट नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा कि भाई हमें कुछ दो, हमारे यहाँ प्रेसिडेंट बनता है, हमें कोई से नहीं है, तो उन्हें 3 सीटें दे दी हैं। तो 50 वो और 3, तो यानी कि अब आप देखिए कि इनके यहाँ एक तो ये चीज़ समझ में आ गई कि इनकी पार्लियामेंट को कांग्रेस कहते हैं, पहले तो ये समझिए। अब कांग्रेस में 2 सदन हैं, जैसे कि हमारे यहाँ लोकसभा और राज्यसभा है। राज्यसभा अपर हाउस कहलाती है, लोकसभा लोअर हाउस कहलाती है। ऐसे ही उनके यहाँ अपर हाउस जो है वो सेनेट कहलाता है। सिर्फ हर स्टेट से 2 मेंबर होते हैं, तो यानी कि 100 मेंबर हो गए, 50 स्टेट्स हैं, 100 मेंबर हो गए सेनेट के, याद रखिएगा, सेनेट। उसके बाद दूसरा हाउस जो है, जो लोअर हाउस कहलाता है एक तरीके से, वो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव कहते हैं उसको वहाँ पर। उसके यहाँ 435 मेंबर हैं उसके, है ना। और हर स्टेट के अलग अलग मेंबर हैं, आबादी के हिसाब से हैं, है ना। ऐसे अपने अभी कॉन्स्टिट्यूंसीज बनती हैं, है ना। जैसे सबसे बड़ा स्टेट जो है उनका, वो कैलिफोर्निया है। कैलिफोर्निया की सेनेटर हैं ये जो भारतीय मूल की जो इलेक्ट वीपी हैं, कमला हैरिस, ये यहाँ की सेनेटर थी, मतलब कैलिफोर्निया की। कैलिफोर्निया में 55 यानी कि वोट्स हैं। तो एक तरीके से कैसे वोट्स हैं, 2 सेनेट के वोट हैं, हर स्टेट में 2 होते हैं, तो 2 यहाँ हो गए। और 53 जो है वो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव हैं, तो उतने इलेक्टर होंगे। इलेक्टर कौन है ये हम बाद में बात करेंगे। तो यानी कि समझ लीजिए कि कैलिफोर्निया से 55 सीट्स हैं, ठीक है। अब जैसे दूसरा स्टेट उससे छोटा ले लीजिए, दूसरे छोटा है टेक्सास।
टेक्सास में जो है वो 38 है गालिबन, तो 38 है, यस। तो 2 सेनेटर हो गई और 2 सेनेट की सीट हो गई, और 36 जो हैं वो उसकी हो गई। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की बात कर रहे हैं। उतने ही नंबर प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में सीट्स होती हैं, उसको इलेक्टर्स कहते हैं। अभी बात करेंगे कि क्या होता है, कैसे होता है इलेक्शन। तो यानी कि कुल मिलाकर अब वहाँ पर 7 ऐसे छोटे छोटे स्टेट हैं जिसके अंदर सिर्फ एक रिप्रेजेंटेटिव है, यानी कि उसके अंदर हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेशन, यानी कि हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में, यानी कि लोअर हाउस में। जैसे कि अलास्का है, एक है, लेकिन 2 उसकी होंगी, 2 तो सबकी बराबर हैं, जिससे कि इक्वल रिप्रेजेंटेशन हो। अलास्का में भी 2, यानी कितना ही छोटा हो कितना ही बड़ा हो, सेनेटर 2 ही होंगे, ये उनके यहाँ है, ठीक है। तो जो 7 छोटे स्टेट्स हैं उसमें आप देखिए, नॉर्थ डकोटा है, साउथ डकोटा है, मोंटाना है, उसके अलावा ये अलास्का हो गया, व्योमिंग हो गया, बहुत छोटा सा है, 500,000 की आबादी है मुश्किल से। अच्छा, ये बड़े जो हैं, जैसे कि मैंने बात की, सबसे बड़ा टेक्सास, सॉरी, सबसे बड़ा जो है ये कैलिफोर्निया है। कैलिफोर्निया की आबादी 39 मिलियन है, टेक्सास की 28 मिलियन है ना। उसके बाद ये न्यूयॉर्क है ना, न्यूयॉर्क में 29 सीट्स हैं। ये जो है, यानी कि पूरे इलेक्टर्स की 2 उसकी, और यानी कि 2 उसमें से आप कम कर दें अगर आपको सेनेट और उसका डिफरेंस चाहिए। उसके अलावा जैसे कि ये फ्लोरिडा है, इसमें 29 है। इलिनॉय है, इलिनॉय में 20 है। पेंसिल्वेनिया में 20 है। इलिनॉय से ओबामा हुआ करते थे सेनेटर, है ना। और ये बाइडन जो हैं ये डेलावेयर के हैं, डेलावेयर में हुआ करते हैं। तो डेलावेयर जो है बहुत छोटा सा है, ठीक है। आपने नाम सुना होगा उनका, बर्नी सैंडर्स का। बर्नी सैंडर्स जो हैं वो वर्मोंट के हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये बात हो गई कि टोटल जो सीट्स हैं वो 435 हैं, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स की। 100 सीट जो है वो उसकी हैं सेनेट की। तो ये हो गई 535। 3 सीट्स डिस्ट्रिक्ट कोलंबिया, जो बात हुई थी, वॉशिंगटन डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, वॉशिंगटन डीसी जिसे कहते हैं, 3 उसकी हो गई, तो हो गई 538। तो टोटल सीट जो है 538 है। तो इसलिए 270 जिसकी हो जाती हैं, यानी आधे से एक ज़्यादा, तो वो जीत जाता है, ठीक है। अब ये है बात होगी कि साहब, अच्छा, ये बीच में बात थोड़ी सी रह गई थी कि जब वो 4 बार एफडीआर हुए तो उसके बाद वो शायद 51 में कानून लेकर आए। उसका नाम था अमेंडमेंट नंबर 22। उसमें उनका सिर्फ 2 ही टर्म रहेंगे, अब 4-4 साल के 2, तो अब जो है 2 ही टर्म होते हैं, ठीक है। शायद 25 अमेंडमेंट में ये लेकर आए कि साहब जो है वो प्रेसिडेंट जो है वो अगर कुछ हो जाता है तो वाइस प्रेसिडेंट होगा, लिख दिया उन्होंने अब कॉन्स्टिट्यूशन में। ये पहले भी था वो, लेकिन रिवायत थी उनकी, बड़ी अच्छी अच्छी रिवायतें हैं, मतलब मज़ेदार हैं। हम उसकी बात में बात करेंगे। अभी बात ये होगी कि साहब ये इलेक्शन कैसे होता है। इनके यहाँ ऐसा नहीं है कि 2 पार्टी हैं, इनके यहाँ भी मल्टी पार्टी सिस्टम है, लेकिन हम लोग 2 इसलिए जानते हैं कि 2 मेजर पार्टीज़ हैं। रिपब्लिकन जिसके ट्रम्प थे या हैं अभी, तो वो 20 जनवरी तक हैं, और दूसरे बाइडन जो कि डेमोक्रेट से हैं। इससे पहले क्लिंटन थी और ये जीते थे ट्रम्प। इसके अलावा जो है ग्रीन पार्टी है, कॉन्स्टिट्यूशन पार्टी है, लिबर्टेरियन पार्टी है, लेकिन इनको कोई वोट देता नहीं है। यानी कि अभी आप देखें, पता चला कि 75 मिलियन वोट्स जो हैं वो उनको मिले। हमने बताया था 330 मिलियन आबादी है, हाँ, तो करीब 75 इन्हें मिले और 70 प्लस इन्हें। तो इस टाइम जो पोलिंग हुई है 70%, वो 7 दूनी 14, 145 मिलियन तकरीबन हुई है वोटिंग, लेकिन अभी वोट काउंट हो रहे हैं। तो अब जो बात है वो ये होगी कि साहब इनके यहाँ सिस्टम क्या है। इनके यहाँ ये होता है कि जैसे ये
इलेक्शन 3 नवंबर को था। तो ये वो जो रिवायतें जो मैं कह रहा था ना, ट्रेडिशंस और कस्टम्स हैं इनके यहाँ, रिवाज, रीति रिवाज, वो बड़े इंपॉर्टेंट हैं। इनके यहाँ लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में कि इलेक्शन जो होगा वो ट्यूसडे को होगा नवंबर में, जो ट्यूसडे फर्स्ट मंडे के बाद आएगा। तो इस बार मंडे जो था वो सेकंड को था, इसलिए ट्यूसडे को हुआ। ट्यूसडे को तो होता है, 3 नवंबर को हुआ। अब लेकिन जो नवंबर से पहले, यानी कि बल्कि 19 में जो रिपब्लिकन या डेमोक्रेट्स हैं पार्टी के, हमारे यहाँ क्या होता है कि पार्टी डिसाइड करती है कि सब, कांग्रेस है, बीजेपी है, ये मेजर पार्टीज़ हैं कि कौन होगा प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट। इनके यहाँ ऐसा नहीं है। इनके यहाँ जो मेजर पार्टीज़ हैं उनके सारे 3 4 5 6 10 लोग खड़े हो जाते हैं कि साहब वो हमें प्रेसिडेंट होना है, मतलब इंटेंशन अपनी जाहिर कर देते हैं 19 में। उसके बाद जब 20 जनवरी वगैरह आती है, बल्कि स्प्रिंग में कर देते हैं, उसके बाद उनमें से कुछ लोग वापस ले लेते हैं, तो 4 5 लोग बचते हैं, पता चल जाता है कि साहब नहीं हो पाएंगे। तो उसके बाद जनवरी जैसे अब आ गई, तो उसके बाद ये वहाँ पर एक टर्म आपने सुना होगा, प्राइमरीज हो रहे हैं। प्राइमरीज जो है वो इलेक्शन होते हैं एक तरीके से, उसमें ये डिसाइड होता है कि साहब उसमें जो है वो मिसाल के तौर पर डेमोक्रेटिक पार्टी से जो है वो कितने कैंडिडेट हैं, तो उनका इलेक्शन होगा कि उसमें से सबसे ज़्यादा जिसको वोट मिलेंगे, जब पब्लिक चाहेगी उसको बाद में टिकट मिलेगा। आप समझ लो जैसे टिकट मिलता है, तो उसमें क्या प्राइमरीज होती हैं। उसके अलावा कॉकसेस कहलाते हैं। कॉकसेस जो हैं वो पार्टी अपने लेवल पे करती, मीटिंग्स होती हैं, सभाएं होती हैं। तो ये लोग जो हैं